कोई कुछ भी कहे, बीएड बिल्कुल नहीं है, हम लोग झेल रहे हैं बेटा, हम झेल रहे हैं सब हैं, बीएड नहीं दूसरी। तो आओ आओ मेरे भाई, कल रहेगा 7वां दिन, मैं आऊंगा, मैं ठीक 11 बजे आ जाऊंगा, तुम्हें भी आना होगा। मैं गेट पर इंतजार करूंगा कि कहाँ हो मेरे भाई, मैं गेट पर इंतजार करूंगा कि मेरी बहन कहाँ है। मुझे यकीन है कि उसके कदम निकल चुके होंगे, अपने अपने कमरों से निकल चुके होंगे, अपने अपने घरों से निकल चुके होंगे। विक्की खान की आवाज बनकर, विक्की खान को तुम्हें संभालना है। मैं तो अकेला चल दिया था सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए। जंग जीतने का उम्मीद है, भरोसा तुम पे किया था मैंने कि तुम रहोगे तो हम और तुम मिलकर इस जंग को जीत लेंगे। तो मुझे अकेला मत छोड़ना, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। आ जाओ मेरे भाई, मैं विक्की भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्की भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्की भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रतियोगी छात्र मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रतियोगी छात्र मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रतियोगी छात्र मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रतियोगी छात्र मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। विक्की भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 विक्की भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्की भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। विक्की भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्की भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्की भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्की भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ छात्र हैं। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद विक्की जिंदाबाद। भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्की भैया संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। आज हम चैन बोर्ड पर मौजूद हैं। कड़ाके की ठंड है, अभी सुबह 10-11 बजे तक तो जो है कोहरे का आलम था, चारों तरफ धुंध था, दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। उसी में हम तलाश रहे थे, उसी कोहरे की धुंध में हम चेयरमैन साहब को तलाश रहे थे कि कहीं ऐसा न हो कि उसी में कहीं निकले हों। सैर सपाटे के चक्कर में मैं भी सुबह सुबह निकलता हूँ टहलने के लिए, और चेयरमैन साहब मिल जाएं तो उनसे हम बोल दें कि सर यहीं ना हो तो रोडवे पे पोर्टल खोल दीजिए। कोई ऐतराज़ नहीं है, पोर्टल तो आप कहीं भी खोल सकते हैं। और अगर बहुत समस्या हो तो हम सादा कागज़ लिए हुए हैं ना, तो यहीं पे इस्तीफ़ा लिख दीजिए, हम ले जाके पहुंचा देंगे। लेकिन इस सर्दी में जहां सर्द हवाएं चल रही हैं, पूरा माहौल अजीब सा है। अभी तो सूर्य भगवान की कृपा दृष्टि जो है आई है हम लोगों पर, कुछ तपिश का एहसास हो रहा है, लेकिन ये हमारा हौसला है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये हौसला है कि हम क्रमिक अनशन का 6वां दिन भी अपने हौसले को कमज़ोर होने नहीं दिए हैं। और यहाँ पर प्रतिदिन जैसे जैसे क्रमिक अनशन का दिन बढ़ रहा है, बीतता जा रहा है, वैसे वैसे तादाद बढ़ती जा रही है, संख्या बढ़ती जा रही है। यह इस बात का गवाह है कि लोगों के दिलों में जो दर्द है बेरोजगारी का, और कारण इनकी वजह से, इनके निकम्मेपन की वजह से, चयन बोर्ड के अध्यक्ष के निकम्मेपन की वजह से, वो बार बार बेसाख्ता हमको मजबूर करता है कि हम क्रमिक अनशन पे जाएं। अगर आज 10 गए हैं तो कल 20, परसों 40, फिर 60, फिर 100, फिर 200, फिर 400। एक वक्त आएगा कि पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार सड़कों पर आ जाएगा, आएगा सड़क पर, इस इलाहाबाद की मुकद्दस जमी पर आएगा। और हमें ऐतराज़ है, सख्त ऐतराज़ है चेयरमैन साहब के कार्यों से, चेयरमैन साहब की हरकतों से, कि आप 3 दिनों से प्रयागराज की धरती पर मौजूद हैं। आपके कार्यालय के सामने यहाँ पर तमाम बेरोजगार प्रतियोगी छात्र भाई और बहन सिलसिलेवार लगातार जो है
क्रमिक अनशन का कार्य कर रहे हैं। हमारी मांगे हैं कि सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल खोला जाए या परीक्षा तिथि की घोषणा की जाए, दोनों कर दीजिए। बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो कम से कम एक कर दीजिए। लेकिन आप इसी प्रयागराज की धरती पर मौजूद होकर आप आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हमारी बातों को सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अरे कसम है ऊपर वाले की, आपकी पैदाइश हमारी बदौलत है। हम न होते तो आप पैदा न होते, हम न होते तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड न होता। अगर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड न होता, इतनी खूबसूरत तालियों के लिए बेहतरीन तरीके से धन्यवाद देता हूं आप लोगों को। अगर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड न होता तो आप अध्यक्ष न होते। तो ये शुक्र मनाइए कि हम हैं तो आपका वजूद है। तो आपको समझना चाहिए कि हमारे जज्बात से, हमारे सपनों से, हमारे अरमानों से खेलने की न कोशिश करिए, न किसी प्रकार की साजिश करिए। यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब आप लोग हाथों से हाथों का मिलन हो, जब आपके हाथों से हाथों का मिलन हो, तो उन तालियों में गड़गड़ाहट इस तरीके की होनी चाहिए कि पूरा का पूरा चयन बोर्ड का जर्रा जर्रा काँप उठे। इस प्रकार से ताली बजाइए, इस प्रकार से बजाइए कि इसकी दीवारें जो है, इनकी दीवारें हिल जाएं, इनकी दीवारें हिल जाएं। आप लोगों से वही तो मैं कह रहा हूँ, तालियों की गड़गड़ाहट में 1 मिनट बजा के देखिए, महसूस करा दीजिए चयन बोर्ड को, महसूस करा दीजिए आगे कि हमारे में वो सत्ता है कि हम जो चाहेंगे वो पूरा करेंगे। ठीक है। और अगर आप नहीं कर पाएंगे तो हम छीनने का भी मादा रखते हैं। ये हमारा हौसला है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों। आज देखिए, आज क्रमिक अनशन के 6वें दिन हिंदुस्तान की आधी आबादी, हमारी झांसी की रानी बहनें मौजूद, भाइयों से ज़्यादा संख्या में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। इसका मतलब है कि जो बिगुल हम लोगों ने फूंका है वो घर घर तक पहुंच रहा है। अब यह साबित हो रहा है कि वो घर घर तक पहुंच रहा है, क्योंकि हमारे प्रतियोगी छात्र बहनों का आना इस कार्यक्रम में, इस क्रमिक अनशन को समर्थन देना और लगातार आना इस बात को साबित कर रहा है कि अब हम भाई और बहन कदम से कदम मिलाकर चयन बोर्ड के जर्रे जर्रे को हिलाने का ताकत रखते हैं ना। ये हौसला हमारा है। माना कि आज डिप्टी साहब मौजूद नहीं हैं, चेयरमैन साहब, सोचिए चेयरमैन साहब घर में दुबके हुए हैं। बड़े अफसोस की बात है। अरे चेयरमैन साहब, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बिल्कुल न डरिए। ये सब बेरोजगार हैं, बेरोजगारों के दर्द से के साथ जुड़ने की कोशिश करिए। आप आइए, पूछिए हमसे, हम आपका कुछ नहीं करेंगे, आपसे कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ हमारे दर्द को महसूस करिए। हमने आपसे पूरी कायनात मांगने की कोशिश नहीं की है। हमने ये नहीं कहा कि नहीं आप चांद तारे दे दीजिए, हमने ये नहीं कहा कि नहीं आप ज़मीन और आसमां एक कर दीजिए। हमने तो बहुत छोटी सी सिफारिश की है, बहुत छोटी सी ख्वाहिश रखी है आपके सामने कि चेयरमैन साहब, सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल खोल दीजिए। एक कंप्यूटर स्क्रीन होता है, उस कंप्यूटर स्क्रीन पर एक बटन होगा जिसको आप अपनी उंगली से दबा दीजिए और बोल दीजिए, खुल जा सिम सिम। और जो ये सिम सिम खुलेगा, उत्तर प्रदेश के 75 जिले के जिला विद्यालय निरीक्षकों को एक संदेश प्रेषित होगा कि ऐ DSO, कहाँ हो, उठो उठो, जग जाओ, सुबह हो गई है। चारों तरफ जो है माहौल बना हुआ है सारे बेरोजगार हिंदुस्तान के और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के, क्योंकि ये तो आवेदन भारत के नागरिकों से मांगते हैं, इसलिए हिंदुस्तान कहना भी ज़रूरी है। लेकिन ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगार इस समय तैयार बैठा है। तुम जल्दी से मेरे पोर्टल पे अपने ज़िले की जितनी रिक्तियां हैं फटाफट
फटाफट फटाफट फटाफट फटाफट फटाफट फटाफट डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, ताकि यह संख्या 4163 से 24,163 हो जाए। यही है कोशिश, यही हमारी कवायद, इसी की कोशिश कर रहे हैं हम, इसी के लिए जो है लड़ रहे हैं। 6वां दिन है, बिना खाए पिए बैठे रहते हैं 3 बजे तक। महसूस करते हैं कि वक्त आएगा जब नौकरी मिलेगी तो अच्छे तरीके से खाना भी खाएंगे। अभी तो खाना भी खाते हैं तो खाने में लज्जत नहीं मिलती, जैसे लगता है पेट भरने के लिए खा रहे हैं, क्योंकि खाना खाते हैं दिमाग कहीं और होता है। दिमाग का जो जुड़ाव है वो सपनों से है, कनेक्शन हमारा कहीं न कहीं हमारे अरमानों से है। हमारी नौकरी हमारी ज़िंदगी के लिए कितना महत्व रखती है, इसको महसूस करके देखिए, सोच कर देखिए, समझ कर देखिए। अगर एक नौकरी मिलेगी तो हमारे बहुत सारे ऐसे सपने हैं जो हम पूरा अभी तक नहीं कर सके हैं, उनको हम करना चाहते हैं, और वो उसका जो आधार है वह नौकरी है। इसलिए दिन रात हम डूबे रहते हैं, किताबों से खेलते हैं, दिन रात कोचिंग संस्थानों में जाना, सुबह की नींद को ख़राब करना। अगर 7 बजे से कोचिंग है तो हमको 5 बजे उठना पड़ता है। रात में भी चल रही है कोचिंग तो हमें रात में भी पढ़नी पड़ती है, क्योंकि हमें यह होश नहीं होता कि हमारा दिन कब कट रहा है, रातें कब कट रही हैं, क्योंकि दिन में पढ़ाई का आलम है। रात में अगर हम सोते भी हैं तो कहीं न कहीं जहन हमारा हमारी नौकरी की तरफ ले जाता है। हम अपने अपने घरों से आए हुए हैं, अपने अपने ज़िलों से आए हुए हैं, बहुत सारी उम्मीदें लेकर आए हैं, तमाम सवाल हैं हमारे ऊपर, लोगों के सवाल हैं, बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जाएंगे, और सबके सवाल का जवाब एक ही है कि जब हम यहाँ से इस इलाहाबाद की मुकद्दस ज़मीं से जाएं तो हमारे हाथ में एक नौकरी हो, ताकि उन सवालों के मुंह पर एक करारा तमाचा पड़े, फिर उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति सवाल करने की हिमाकत न पैदा कर सके। इसी उम्मीद के लिए हम लोग यहाँ लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, और इस भरोसे से और यकीन है, खुद पर, अपने हौसले पर यकीन है, अपने आप पर यकीन है, अपने सपनों पर यकीन है कि अगर हमने सपना देखा है तो उसको पूरा करने का मादा भी हम रखते हैं। पूरा कैसे करेंगे? अपनी मेहनत की बदौलत, जी तोड़ मेहनत, दिन रात मेहनत, लगातार मेहनत, एकदम इस सिलसिलेवार मेहनत करेंगे। ऐसी मेहनत करेंगे कि 125 प्रश्नों को रंगने की कोशिश करेंगे। प्रयास होगा कि हम 126 रंग लें, ये हमारा प्रयास होगा कि 125 में 126 रंगने की कोशिश करें। इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 126 का भी मौका हम दिलाएंगे, 126 का भी दिलाएंगे। अगर आपने 125 कर लिया, अगर आपको लगता है हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली, पूरा का पूरा गृह विज्ञान हमारे दिमाग में है, सारी किताबें चाट डाली हमने, अब तो किताब लिखने का मन करता है, खुद मन करता है। अरे ताली बजाओ, बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ। हमने किताबों से इस कदर मोहब्बत कर ली कि किताबों को लिखने का मन करता है। इसका मतलब कि हमने पढ़ाई ज़्यादा कर ली है, ज़्यादा कर ली है। तो जब ज़्यादा कर ली है तो वो कौन सा ऐसा सवाल होगा, वो कौन सा ऐसा सवाल होगा जो चयन बोर्ड बनाएगा अपने हमारे बुकलेट पर, और एक OMR होगा, लाल कलर में होगा, पीछे कार्बन कापी भी होगी। उस OMR में 125 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। जब हम बुकलेट खोलेंगे, पढ़ाई बेसाख्ता किए रहेंगे, इस कदर किए रहेंगे कि एक भी सवाल हमारी निगाहों से ओझल नहीं होगा। जब देखेंगे, अम्मा यार ये तो मैंने पढ़ा है, ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, 10वां तक सही हो रहा है, ये तो 20वां तक सही हो गया, ये तो 50वां भी मुझे आ रहा है, यानी 1 से 50 तक आ रहे हैं। तो फिर हमने देखा 50 से जब आगे बढ़ा तो 70वां सवाल, अरे ये तो 50 से 70 तक मुझे आ रहे हैं, आहा 70 तक मैं क्लियर हूँ। जब 70 से आगे बढ़ा तो 70 से 90 और 100 के बीच में आया, देखा कि ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। 70 के बाद 100 के बीच में सारे के सारे सवालों के उत्तर हमें आ रहे हैं। अरे बाप रे बाप, ये तो गजब हो गया, पूरा का पूरा 100 सवाल, 125। उसके बाद हम 100 से आगे बढ़े, धीरे धीरे
फिर जो है अपने कदम को रोकने की कोशिश किए कि नहीं नहीं 100 तक सवाल तो बिल्कुल सही है। पता चला कि अब धीरे धीरे चलना है। 100 से 101, 2, 3, 4 सब सवाल आते जा रहे हैं, सब सवाल आते जा रहे हैं। 120 तक पहुँचे, पता चला 100 से 120 तक सारे सवाल हमें आ रहे हैं। आहा, यानी कि 125 में 120 सवाल आ रहे हैं। 5 सवाल ऐसे बचे जो मुझे कंफ्यूजन दे रहे हैं। 5 सवाल ऐसे बचे जो मुझे कंफ्यूजन दे रहे हैं। तो हमने भी हौसला नहीं आ रहा, नहीं नहीं इसका 121 का ABCD, अच्छा इसमें कंफ्यूजन है। 22 का भी ABCD, इसमें भी कंफ्यूजन है। कोई बात नहीं है, आँख को बंद करेंगे, आँख को बंद करेंगे, पेन को उठाएंगे, ब्लैक पॉइंट बाल पॉइंट पेन, और कहेंगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तुरंत लगेंगे और पक्का मैं बता रहा हूँ मेरी बहन और मेरे भाइयों, जहाँ आपने ये पढ़ा हनुमान चालीसा, आपको पता चला कि आपके 125 में 125 सही हो गए। अब सिलेक्शन कोई रोक देगा क्या? चेयरमैन साहब रोक सकते हैं? अब सुनिए, अब चेयरमैन साहब को जो है, अब चेयरमैन साहब को यहीं से तकलीफ शुरू होगी। चयन बोर्ड के अधिकारियों को यही समस्या आएगी कि अम्मा यार ये क्या हो गया, 125 सवाल हमने जो है बनाए थे, ये सारे के सारे सब सही कर रहे हैं। इसका मतलब अब हमको सवाल के जवाब गलत बनाने पड़ेंगे। अब सवाल के जवाब हमको गलत बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर सारे के सारे लोगों का, बैठिए कंसंट्रेशन भंग हो रहा, बहुत मूड बना के बोल रहा हूँ आज। आइए, बहुत जल्दी आई हैं आप, बैठिए। आज बच्चा भी आ गया, कोई बात नहीं है, बीएड नहीं करना है। कोई कुछ भी कहे, बीएड बिल्कुल नहीं है। हम लोग झेल रहे हैं बेटा, हम झेल रहे हैं सब हैं, बीएड नहीं, दूसरी चीज है। ठीक, अब हालात ये है कि 125 प्रश्न सही हो रहे थे हमारे, बिल्कुल सही। चयन बोर्ड को इस बात की बेहद तकलीफ है। उसने सोचा कि हमारा यार सबका तो 125 सही होगा, तो हम कैसे क्या करें। तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं ऐसा करते हैं, उत्तर प्रदेश को कहाँ स्थापित किया जाए। नहीं, लखनऊ में तो है ही है। कुछ गलत करने के लिए कुछ गलत करना पड़ेगा ना। हाँ। तो सवाल ये आएगा कि अब जो सवाल बनता है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से, अच्छा बताओ, तुमने सब सही कर लिया, तुम पढ़े लिखे हो, ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कौन बताया? आपने क्या लगाया? क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनको पता है कि पहले राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है, लेकिन हम थे पढ़े लिखे। हमने जो है बहुत उम्मीद से हमने कहा कि नहीं, राष्ट्रपति तो पहले राजेंद्र प्रसाद जी ही थे, भले चयन बोर्ड इसको जो है ना माने। लेकिन ऐसा हुआ, बाद में हालात क्या बने कि राष्ट्रपति पंडित नेहरू नहीं है ना, लेकिन चयन बोर्ड क्या कह रहा है कि नहीं, राष्ट्रपति पंडित नेहरू है। अब आएगा मामला दूसरा, उसी में आपके बीच में आएगा एक काला कोट पहने हुए व्यक्ति, अचानक से आएगा और कहेगा क्यों परेशान हो। क्योंकि कुछ ऐसी बहनें होंगी, कुछ हमारे ऐसे भाई होंगे जिन्होंने पढ़ाई की थी खूब, लेकिन पहला राष्ट्रपति कौन है? पंडित नेहरू। ये पढ़ाई उन्होंने की थी और उन्होंने तुक्के में मार दिया, तुक्के में मारा, उनका सही हुआ। क्योंकि चयन बोर्ड गलत, वो भी गलत, दोनों ने पंडित नेहरू को मारा। वो तुक्के वाले जो हैं वो सही हो गए, अपने आप को पूरा जो है फूले नहीं समा रहे हैं। बाद में पता चला, आपसे कहा गया आपत्ति लाइए, आपने आपत्ति दिया, आपत्ति में जो है फिर आंसर बदला गया। वो जो है लड़का या लड़की, भाई या बहन, वो कहाँ गई या गया? कोर्ट।
वकील साहब ने कहा बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं जानता हूँ आज़ादी की लड़ाई मेरे बाबा ने लड़ी थी। मुझे मुकम्मल यकीन है कि पारी फीस 50,000 रुपये लाइए, इस क्वेश्चन को मैं सही करा दूंगा। तो ये हालात, ये बेरोजगार हम भी हैं, बेरोजगार वो भी है जो क्वेश्चन सही कराने गया। हर बेरोजगार कहीं न कहीं इसी तरीके से शोषण का शिकार होता है। तो हमें समझने की ज़रूरत है। ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरी बहनों, इसको हमें समझना है कि ये जो हालात पैदा हो रहे हैं, हमारी बेरोजगारी के साथ खेलने की साजिश हो रही है कि नहीं, हमको बेरोजगार रखा जाए, लगातार रखा जाए। आप लोगों को पता है कि लगातार बेरोजगारी गरीबी का कारण होती है, एहसास हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें बहुत दिनों से होंगे, कुछ महीनों से कुछ लोग होंगे, कुछ लोग कुछ सालों से होंगे, कुछ लोग सालों में पंचवर्षीय योजना भी लगा चुके होंगे। ऐसे लोग कैसे इस इलाहाबाद की मुकद्दस ज़मीं पर मौजूद रह रहे हैं, किस तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तमाम समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं। इन सारी समस्याओं को जूझते हुए भी हम इस इलाहाबाद की मुकद्दस ज़मीं पर मौजूद हैं सिर्फ इसलिए कि हमें अपनी ज़िंदगी संवारनी है, एक नौकरी पाना है, एक नौकरी पा के ही जाना है, क्योंकि हमें अपना मुंह दिखाना है, सीने को चौड़ा रखना है, आँखों में आँखें डालकर बात करनी है। बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सवाल करते हैं आपसे, बिना पूछे भी सवाल करते हैं, बिना देखे भी सवाल करते हैं। सवाल उनकी निगाहों में होता है। जब आपकी निगाहें उनकी निगाहें टकराती हैं, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे वो आपके पड़ोसी हों, आप आंख बंद करके महसूस करिए, ऐसा आपने महसूस किया होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सवाल किए होंगे कि अम्मा यार क्या हो रहा है, कब तक होना है, कैसे होना है, कौन सी नौकरी की पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी की पढ़ाई कर रहे हो कि नौकरी पाने नहीं पाने की साजिश कर रहे हो, या बेवकूफ़ बना रहे हो अपने घर वालों को। ऐसे तमाम सवाल जो आपके वजूद पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को करारा जवाब देना है। कैसे देंगे? जब नौकरी पाएंगे इस माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की दहलीज से, जब हमें नौकरी मिलेगी इस माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जब रिजल्ट आएगा जिसमें हमारा नाम, हमारा रोल नंबर छपा होगा, तब जाके हमें सुकून हासिल होगा। तब जो है हम बता पाएंगे कि नहीं, हम उस दौर में भी कामयाब थे जब तुम निकम्मा समझ रहे थे, हम आज इस दौर में भी कामयाब हैं क्योंकि हमारा पोर्टल पर रिजल्ट आ चुका है। हम 60 से 65 हज़ार के ऐसे आदमी हैं जो ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, क्योंकि सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे थे। ये वजूद हमारा हमने बनाया है। हमने वो फैसला कर लिया था शुरू में ही कि हमें ऐसी नौकरी पानी है जिसमें पूरा अगर हिंदुस्तान डूबेगा तभी हम डूब पाएंगे। इसीलिए हमने कौन सी नौकरी तलाश की? सरकारी। बोलिए सरकारी। ये नौकरी का एक अलग महत्व है। महसूस किया आप लोगों ने कभी? कैसा लगता है? फीलिंग कैसी होती है? अच्छा लगता है? मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मिल रहा है तो घर में। उसमें भी देखिए, प्राइवेट नौकरी में भी पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही होता है, उसमें गांधी जी का छपा होता है, फोटो छपा होता है ना। सरकारी में भी छपा होता है। 500 के नोट से भी पेमेंट होते हैं, 2000 वालों से भी पेमेंट होते हैं। अब 2000 के नोट छपने बंद हो गए हैं, 200 वाले भी आ गए हैं मार्केट में, कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि नोटों की जो संख्या हो, महसूस करिए, नोटों की तादाद ज़्यादा हो। प्राइवेट वो चीज़ नहीं देगा जो सरकारी देगा। महसूस कर रहे हैं आप लोग? प्राइवेट वो चीज़ नहीं देगा जो सरकारी देगा। एक तो नोटों की तादाद ज़्यादा, दूसरा इस बात का यकीन कि यह नोट मुसलसल लगातार 62 वर्ष तक मिलता रहेगा, इस बात का यकीन दिलाता है सरकारी नौकरी। क्योंकि प्राइवेट में यह भरोसा नहीं है, वो आपको 32 में भगा दे कि 34 में भगा दे कि 36 की उम्र में भगा दे, लेकिन सरकारी आपको 62 से पहले जाने नहीं देगा। अब उसके लिए आप जो है 30 दिनों का महीना होता है, 4 संडे। कितनी खूबसूरत नौकरी, हमारी बहनों के लिए तो बेहतरीन है। शिक्षिका की नौकरी सबसे बेहतरीन हमारी
उन बहनों के लिए है जो कि अपनी ज़िंदगी को आन बान शान से जीना चाहती हैं, दिखाना चाहती हैं समाज को कि हम भी उस काबिल हैं। क्योंकि समाज आप लोगों का कहाँ से शुरू होता है? पहले घर से ही होता है। हमारी बहनों का समाज पहले अपने घर से ही शुरू होता है। उसके बाद दो ध्रुव आते हैं, एक मायका और एक ससुराल का, है ना। मायके में मोहब्बत, ससुराल में ज़्यादा मोहब्बत। सबसे ज़्यादा मोहब्बत कहाँ मिलती है? ससुराल में। मायके में नहीं, मतलब ससुराल में मिलती है। कोई इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि तजुर्बा इस बात का है सबको कि अगर हम ससुराल गए तो वहाँ एक ननद होगी कम से कम, और एक हमारी सास होगी जो सास नहीं लेने पे मजबूर करेंगी, लेकिन वो माँ के समान हो सकती हैं। तमाम ऐसी सासें हैं जो माँ के समान भी होती हैं। ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी बेटी को अपने घर ला रहे हैं और आप महसूस करते हैं कि नहीं हमारी वो बहू है, और वो रात के 12 बजे हमारा पैर दबाए, ये हर सास लोगों की फितरत मैं बता रहा हूँ। हमारी बहू है, रात के 12 बजे तक हमारा पैर दबाए, लेकिन हमारी जो बेटी है, हमारा दामाद इतना अच्छा है कि हमारी बिटिया को लेके लंदन ही रहता है, इंडिया में तो रहते ही नहीं है। अरे भाई, जहाँ पर आपने अपनी बिटिया की शादी की है उसका भी तो कोई माँ है, उसकी भी तो कोई सास है। अगर आप ये सोचती हैं कि वो हमारा पैर दबाए, तो आपको यह भी सोचना चाहिए कि हमारी बिटिया भी जाके हमारी सास का पैर दबाए। पैर दबाना कोई गुनाह नहीं है। अगर पति की माँ है तो वो भी हमारी माँ है और हमारी माँ भी हमारी माँ है। लेकिन इन सब चीज़ों में ज़्यादा मोहब्बत कब आएगी? महसूस करा रहा हूँ अभी 1 मिनट में। आपकी सास है जो सांस लेने पे मजबूर, नहीं लेने पे मजबूर कर रही है कि आप सांस मत लो क्योंकि मैं सास हूँ। लेकिन आप यकीन जानिए, आप सोच कर देखिए, आपके गृह विज्ञान का रिजल्ट आता है, मान लीजिए, और आपका सिलेक्शन होता है, आपको नियुक्ति मिलती है, जहाँ ज्वाइनिंग हुई या रिजल्ट ही भर आया, अचानक से आपके ससुराल का पूरा माहौल बदला सा दिखाई देगा। अरे मुझे पता था तुम्हारा सिलेक्शन तो होना ही है, तुम काम बिल्कुल मत किया करो, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम मैं खुद करूँगी। सास भी कहेगी, ननद भी कहेगी कि नहीं। अरे भाभी, तुम थक जाती हो, पढ़ाने भी जाना है तुमको, सुबह तुमको निकलना है, चाय मैं बनाऊँगी, नाश्ता मैं जो है करूँगा, बना के खिलाऊंगी। और पति भी कहें कि आप परेशान क्यों, मैं सुबह ले जाके गाड़ी से छोड़ दिया करूंगा। ये आत्मसम्मान कौन देगा? ये आत्मसम्मान आपको आपकी नौकरी देगी, और उसको आप हासिल कैसे करेंगे? अपनी बदौलत, अपनी मेहनत से। उसी नौकरी को पाने की कवायद में आज हम लोग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गेट पर 6वें दिन भी क्रमिक अनशन कर रहे हैं कि सुनो अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, सुनने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। हम यहाँ पे आपके दहलीज पर आए हैं, आपको यह बताने आए हैं कि 4163 सीटें हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। बहुत कम सीटें हैं, इतनी कम सीटें हैं कि पता नहीं इसमें होगा कि नहीं होगा। जबकि अंदर आपके खजाने के पास, अंदर जिसमें जो सिमसिम है, जिसको एक बार बोलना था खुल जा सिमसिम, अगर वो आप बोल देते, उस खजाने से 20 से 25 हज़ार सीटें बाहर आ जाती। अगर वो सीटें बाहर आती तो ये 4000, वो 25,000, 29 से 30,000 सीटें, तो हम सारे बेरोजगार भाई बहनों को एक अदद नौकरी मिल जाती। इसी को समझाने के लिए आज क्रमिक अनशन के 6वें दिन हम सभी प्रतियोगी छात्र भाई बहन, उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों,
बहनों सुनो सुनो, सुनना पड़ेगा तुम्हें, इसलिए कि ये तुम्हारे हक की बात है, तुम्हारे अधिकार की बात है, तुम्हारे हक की रक्षा, तुम्हारे हक की लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी है। मैं अकेले नहीं लड़ पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं अकेला रहूंगा तो तन्हा हो जाऊंगा, कमज़ोर भी रहूंगा। चेयरमैन साहब कहेंगे कि सिर्फ तुम्हें ज़रूरत है क्या इतनी विज्ञापनों की, इतनी ज़्यादा अधियाचनों की? ज़रूरत अगर होती तो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश उमड़ पड़ता। यही हमको बताना है कि आना होगा, आना होगा, हम सबको आना होगा। इस मैदान जंग में ऐलान कर दिया गया है, आप सभी लोग आइए, आइए मौजूदगी दर्ज कराइए। चेयरमैन साहब को घुटने के बल लाना है। क्रमिक अनशन का 6वां दिन है, हमने न थकने की ठानी है, न रुकेंगे, न हटेंगे, न बैठेंगे। हम तब तक खड़े रहेंगे जब तक सीटों में वृद्धि के लिए अधियाचन का पोर्टल चयन बोर्ड द्वारा नहीं खोला जाता या परीक्षा तिथि की घोषणा नहीं होती। ये हमने फैसला कर लिया है, हमारे हौसले को जो है हमने खुद बनाया है। और चेयरमैन साहब आपको समझने की ज़रूरत है, समझ जाइए, बेहतर है। इस इलाहाबाद की मुकद्दस ज़मीं पर आप रह रहे हैं, 3 दिनों से मौजूद हैं, लेकिन आपने आने की कोशिश नहीं की। हम आपको बता दे रहे हैं कि हम मजबूर कर देंगे, आपको बेबस हो जाएंगे, आप लाचार हो जाएंगे, आपको उसी घर से लेकर आएंगे और इस क्रमिक अनशन स्थल पर आपको अपनी मौजूदगी दर्ज करानी पड़ेगी और आकर कहना पड़ेगा कि आए उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों, सुनो सुनो सुनो, मैं अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ऐलान करता हूं, मैं उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगारों के दर्द को महसूस किया हूं, इसलिए मैंने निर्देश जारी कर दिया है कि अधियाचन का पोर्टल खोला जाए, खुल जा सिम सिम, और उत्तर प्रदेश के तमाम डीआईएसओं से कहा जाएगा कि लाओ हमारे पोर्टल पे जितना अधियाचन है फेंको, हम कलेक्ट कर रहे हैं, फेंको। यह बात जब तक आप नहीं कहेंगे हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, यहीं रहेंगे, तब तक रहेंगे जब तक आप मजबूर न हो जाएं या हम मजबूर न कर देंगे। यह हमारा हौसला है। को लेकर 6वां दिन क्रमिक अनशन कर रहे हैं और इस उम्मीद से हमने अपने हमारे हौसले में लगातार इजाफा होता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि अब जो है हमारी प्रतियोगी छात्र बहनों ने इस पूरी मुहिम को अपने हाथों में ले लिया है और कहा है, मेरी बहनों ने कहा है, आए उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों, सुनो 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 सुनो, मैं विक्की खान इस बात का ऐलान करता हूं और इस बात से खुश हूं कि हमारी प्रयागराज की और इलाहाबाद की तमाम बहनें जो यहाँ पर क्रमिक अनशन स्थल पर मौजूद हैं, उन्होंने कह दिया है कि विक्की भैया परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी बहनें आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है, कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। अब आपको अकेला समझने की ज़रूरत नहीं है, अकेला सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस लड़ाई की, इस पूरे मुहिम की बागाडोर हमारी प्रतियोगी छात्र बहनों ने संभाल रखा है। और मुझे मुकम्मल यकीन है इस बात का कि अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को इन बहनों के सामने घुटना टेकने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से झांसी की हम लोगों ने जब फैसला किया था कि चयन बोर्ड के खिलाफ क्रमिक अनशन करेंगे, सीटों में वृद्धि के लिए, परीक्षा तिथि की घोषणा के लिए 4 तारीख का ऐलान था कि 4 जनवरी से इस इलाहाबाद की मुकद्दस ज़मीं पर मौजूद चयन बोर्ड, जहां से हमारे सपने पूरे होने वाले हैं, हमारे अरमान पूरे होने वाले हैं, यही वो बिल्डिंग है,
यकीन जानिए, गौर से पहचानिए, देखिए गौर से, ये दीवारों दर को गौर से देखिए, खिड़कियों को देखिए, पेंट को देखिए। यह वही बिल्डिंग है जहां से हमारा मकसद कामयाब होगा, जहां से हमारे अरमान पूरे होंगे। ये वही बिल्डिंग है जहां से हम अपने सपनों को पूरा करेंगे। इसी बिल्डिंग पर हम लोगों ने 4 जनवरी को ऐलान जंग का आगाज किया था और बताया था उत्तर प्रदेश के पूरे तमाम नौजवान बेरोजगारों को कि ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरी बहनों, सुनो सुनो, हम लोग प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर क्रमिक अनशन करने जा रहे हैं और हमारी मांग है सीटों में वृद्धि हेतु अध्याचन का पोर्टल खोला जाए और परीक्षा तिथि की घोषणा की जाए। यह फैसला जिस दिन किए उसी दिन हम लोगों ने इसका दृढ़ संकल्प कर लिया था कि इसके बिना यह क्रमिक अनशन हमारा हटने वाला नहीं है। जबकि बीच में आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने तमाम प्रस्ताव देने का प्रयास किया, कहा कि विक्की खान समझने की ज़रूरत है, हमारे अधिकार क्षेत्र सीमित हो रहे हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो मैंने भी जिस माध्यम से उन्होंने कहलवाया था उसी माध्यम से काउंटर में जवाब दिया था। अगर रहना होगा तो काम करना होगा, आपको काम करना होगा। 90 दिनों का लगभग कार्यकाल बचा है। आज 9 जनवरी है, 8 अप्रैल इनकी अंतिम तारीख है यहाँ से जाने की। रुखसते चयन बोर्ड बता नहीं सकता कि रुखसते दुनिया, मुझे नहीं पता है, लेकिन चयन बोर्ड से तो रुखसत होना है, क्योंकि इन्होंने इतना सताया है, इतनी तकलीफें दी है, इतना रुलाया है। अपने आईएएस वाले दिमाग की वजह से घुमा के बेरोजगारों को नचा के दौड़ाया है, बहुत परेशान किया है। कसम है ऊपर वाले की, मैं तो कल भी बात किया था, यमराज जी से कहा था कि सर देख लीजिएगा, अगर कोई जुगाड़ बन जाए, अगर कोई रास्ता बने तो एक प्रयास करिएगा आप भी। अगर कोई रास्ता बने, कोई भी जुगाड़ बनता है, देखिए दिल में दर्द ऐसा है, मैं ऐसा कहना नहीं चाहता था, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, लेकिन हमारी जिंदगी हमारी बेरोजगारी दूर होने पर ही मजबूत होगी। अगर हम लगातार बेरोजगार रहेंगे तो हमारी जिंदगी भी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। हमको अगर जीना है तो हमको नौकरी पाना है, अच्छी जिंदगी जीना है तो हमको नौकरी पाना बहुत जरूरी है, समय से पाना है। उम्र के एक पड़ाव पर नौकरी अगर मिलेगी तो उस नौकरी का कोई मतलब नहीं होगा। तो हमने एक जहन में मेरे ख्याल आया कि मैं गुहार किससे लगाऊं। 3 दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से भी हमने जो है पोस्ट कार्ड के माध्यम से पत्र प्रेषित करवाया। उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगार भाइयों और बहनों से कल महामहिम राज्यपाल को भी एक पत्र प्रेषित करवाया उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगार भाइयों बहनों से। उसमें हम लोगों ने दोनों में मांग यही थी कि सीटों में वृद्धि हेतु टीजीटी पीजीटी के सीटों में वृद्धि हेतु अध्याचन का पोर्टल खोला जाए एवं विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि की घोषणा को लेकर अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को एक निर्देश दिया जाए, चाहे राज्यपाल के द्वारा चाहे जो है मुख्यमंत्री के द्वारा। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग अगली गुहार प्रधानमंत्री के यहाँ लगाएंगे, उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो अगली गुहार राष्ट्रपति के यहाँ लगाएंगे। अगर स्याही कम पड़ेगी तो पत्र को खून से लिखेंगे, खून देने वाला मैं रहूंगा। और भारत के राष्ट्रपति को, और जब सब जगह से थकेंगे तो आखिरी गुहार यमराज जी के यहाँ लगाएंगे। ये भगवान सुन लो, बेसाख्ता मेरे दिल से निकल रहा है आदरणीय अध्यक्ष महोदय के लिए कि बहुत परेशान किया है। कोई रास्ता हो, अगर कोई रास्ता हो तो समझिए, महसूस करिए, हमारा दर्द है, आप हमारे भी हैं, आप उनके भी हैं। लेकिन सोचिए, अभी हमारी पूरी जवानी बची है, उनकी जवानी और बुढ़ापा सब खत्म है। तो फैसला आपको करना है। हम इसके बारे में
नहीं कह सकते। अगर वो चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हम जाएंगे तो हमारे पीछे रोने वाले बहुत हैं, और कम से कम मरेंगे तो इस बात का फैसला करके मरेंगे कि बेरोजगार तो बिल्कुल नहीं मरेंगे, नौकरी पाने के बाद ही मरना है। इसलिए कि बहुत लोगों ने सवाल किया था, सवाल उठाया था, कुछ ने किया था, कुछ ने उठाया था, कुछ ने निगाहों से उठाया था, कुछ ने जुबानों से कही थी, पूछा था कब कैसे क्यों कितना पढ़ोगे, कहाँ पढ़ोगे, कब तक पढ़ोगे, ऐसे बहुत सारे सवाल किसने उठाए थे? वो तमाम लोग जो दावा करते हैं, जो कहते हैं कि हम आपके अपने हैं, आपके सबसे करीबी हैं, बिल्कुल करीबी हैं, इस बात का यकीन करिए। लेकिन जब उनकी निगाहों को देखने की कोशिश होती है, उनको चेहरे को पढ़ने की कोशिश होती है, तो उसमें साजिश झलकती है कि कहीं न कहीं ये वही लोग हैं जो सवाल करते हैं कि नौकरी कब मिलेगी। ये आपके सबसे करीबी रिश्तेदार भी हो सकते हैं, ये आपके सबसे करीबी पड़ोसी भी हो सकते हैं। ये वैसे लोग हैं जो कि आप पर सवाल दागते हैं। हम उनके सवालों का जवाब दिए बिना ऊपर भी नहीं जाएंगे, यह हमारा फैसला। बात किया हमने, यमराज जी से भी बात हुई, कोई ऐतराज नहीं। कहा है उन्होंने ठीक है, कोशिश करो, हम देखते हैं। तुम कोशिश करो। मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा तुमने, राज्यपाल जी को भेजा, ठीक है, थोड़ा सा प्रधानमंत्री जी को भी भेज दो, राष्ट्रपति जी को भी भेज दो। फिर देखो, समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो पता तो हमें भी पता है कि कहाँ है। यमराज जी ने हमें बताया, लेकिन अगर तुम बताना होगा तो तुम बल्कि बता देना, मेल पे डाल देना, मेरे डायरेक्ट मेल पे डालना, हाउस नंबर के साथ, ताकि मिसमैच ना हो। मैं डायरेक्ट पहुंचूंगा, क्योंकि मैं समझ रहा हूं ये मामला सिर्फ तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा अकेले होता तो मैं इग्नोर कर देता, ये हमसे यमराज जी ने कहा, इग्नोर कर देता। लेकिन ये मामला उन तमाम लोगों के हैं, क्योंकि जब मैं सबके दिलों को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं तो सबके दिलों से एक ही आवाज आ रही है, टीजीटी पीजीटी, सीटों में वृद्धि हेतु अध्याचन का पोर्टल खोले जाने को लेकर, परीक्षा तिथि की घोषणा को लेकर, ये पूरा का पूरा आवाम के दिलों में ये चीजें आ रही है। ये यमराज जी को पता है, तो आप सोच लीजिए चेयरमैन साहब को नहीं पता है, तो चेयरमैन साहब समझने की जरूरत है, समझ लीजिए, क्योंकि हमने गुहार वहां लगा दी है जहां पर आपकी सुनवाई बहुत कम होगी। हमारी सुनवाई अगर ज्यादा हो गई तो बहुत नुकसान उठाना पड़ जाएगा। सोचने की जरूरत है। हमने यह कदम इसलिए उठाया है कि मुख्यमंत्री जी से हमने कहा, मुझे पता है संत आदमी है, सन्यासी आदमी है, करेंगे, कहीं न कहीं उन तक बात पहुंचेगी तो करेंगे, यकीन है। राज्यपाल जी तक भी भेजने की कोशिश की है, वहां भी पहुंचेगा तो वो भी करेंगे, एक निर्देश देंगे। भारत के प्रधानमंत्री जी तक भी भेजना है हमको, खून से लिखा पत्र भेजेंगे। विक्की खान का खून होगा, मैं अपने खून से पत्र लिखूंगा, राष्ट्रपति जी को भी भेजने की कोशिश करूंगा। इन सारी कवायदों के बीच अगर बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ चेयरमैन साहब को तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमारी आखिरी उम्मीद आप ही हैं यमराज जी। आपके भरोसे ये क्रमिक अनशन मैं चला रहा हूँ। मुझे मुकम्मल यकीन है कि आखिर में जो है आप हमें कामयाब करेंगे। या तो मैं रहूंगा या तो चेयरमैन साहब रहेंगे, और अगर दोनों रहेंगे तो सीटों में वृद्धि हेतु अध्याचन तभी दोनों रह पाएंगे। अगर आप चाहते हैं, अगर इंसाफ का तकाजा है, आपको ऐसा लगता है कि दोनों को रहना चाहिए, तो सीटों में वृद्धि हेतु अध्याचन का पोर्टल खोलने के लिए आज ही रात में जाके उनके कान में एक फूंक मार दीजिए, उनको डरा दीजिए, बता दीजिए कि देखो बेटा, मैं यमराज हूँ, बच्चे जो बोल रहे हैं उनकी बात को सुनो, उनकी बात को समझो, जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर मैं अपने साथ ले जाऊंगा तो काफी बेसाख्ता जिंदगी हो जाएगी। अभी तुम यहीं रहो, बच्चों को भी जो है उनका पोर्टल खोल दो, उनकी नौकरी मिल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा सीटें हो जाएंगी। मैं यकीन दिलाता हूं, उसमें जो है मैं फार्म नहीं डालूंगा, सारे बेरोजगार प्रतियोगी छात्र ही फार्म डालेंगे। इसलिए तुमको अध्याचन का पोर्टल खोल देना। ये किससे कहना मुझे, मैं कह रहा हूं, मैं कल से बात कर रहा हूं, डायरेक्ट कनेक्ट हो गया हूं। इतना दर्द है मुझे,
इतनी तकलीफ है। लगातार चेयरमैन साहब इलाहाबाद में, इसी प्रयागराज में मौजूद हैं, रह रहे हैं। वही घर है आपका। घर आप लोगों को पता है कि नहीं? चेयरमैन साहब का नहीं पता है? मैं बताता हूँ आपको आपके अध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष महोदय हैं, उनका घर जो है कचहरी के पास, जिलाधिकारी आवास देखा होगा आप लोगों ने, देखा है ना? एक बीच से रास्ता गया, उसके जस्ट बगल में उनका आवास है। वहीं वो रहते हैं, अकेले हैं, बिल्कुल बिल्कुल तन्हा है। शादी नहीं की? नहीं, शादी हुई थी उनकी, लेकिन अब तन्हा है, अब तन्हा है। देखिए, जब आप अपनी जिंदगी को बहुत क्रिटिकल बना लेंगे तो आखिर में बीबी भी साथ छोड़ के चली जाती है। क्योंकि जब आप उससे भी अगर लिखा पढ़ी में बात करेंगे, आईएएस है ना, सारी बात तो सेवा में करके बोलते हैं। सेवा में मैं ये आपको अवगत कराना है कि आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अवगत कराने का निर्देश प्राप्त हुआ है, इस टाइप के लैंग्वेज। अगर बीबी सुनेगी तो पागल ही तो हो जाएगी कि भैया पूरी जिंदगी काटना है, और ऐसा बंदा मिला कि सारा चीज रिटर्न में बोलता रहता है। तो आज अकेले हैं, तन्हा है। खैर, हमें कोई इस बात से गुरेज नहीं है, ये तो ऊपर वाले का फैसला है, ऊपर वाले का इंसाफ है। किसको कब जाना है उसका फैसला मैं नहीं कर सकता, लेकिन हमारी जिंदगी का फैसला भी ऊपर वाले को करना है। मैं यह चाहता हूं कि हमारी जिंदगी से जुड़ी हमारी नौकरी, जो हमारा सपना, हमारे अरमान, उनका फैसला करना आपको है। तो आप जो है इंसाफ परस्त अगर हैं तो कर दीजिए, समय से कर दीजिए। अगर नहीं करेंगे तो कसम है सारी बहनों को बिठा दूंगा, सारी बहनों को यज्ञ कराने के लिए बिठा दूंगा, और डायरेक्ट यमराज को बुलवाऊंगा कि जल्दी से आप लोग यज्ञ करिए और यमराज जी को बुलवाइए, और जो जो अपनी प्रार्थना है डायरेक्ट जो है एक पोस्ट कार्ड में लिख के आखिरी पत्र जो है यमराज जी को ही होगा। तैयार है ना? बाद में चेयरमैन साहब यही कहेंगे कि जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, है ना? क्योंकि चेयरमैन साहब इतना झेला रहे हैं कि जिसका कोई ठोस कारण नहीं दिखता। बहुत छोटी सी गुजारिश, इतनी छोटी गुजारिश है जिसको आप आसानी से कर सकते थे। कब? 8 दिसंबर को ही, जब पहली बार मिले 8 दिसंबर को हमारी और चेयरमैन साहब की मुलाकात हुई। हम लोग 5 से 7 लोग मौजूद थे, पूरा मास्क लगाए हुए थे, डबल मास्क लगाए थे चेयरमैन साहब। अब मुझे मजबूर किया था उन्होंने सिंगल मास्क लगाने के लिए, जबकि कोरोना अभी रिसेंटली इधर भी टहलते हुए आया। बीच में चाइना वालों से बात हुई थी तो थोड़े लोग कुछ आ गए लेके यहाँ पे, तो हल्का फुल्का मास्क नहीं, तो अभी हम लोग मास्क कहाँ लगा रहे थे। लेकिन चेयरमैन साहब सोते हैं तो भी मास्क लगा के सोचिए। सोने के टाइम मास्क, पेपर भी अगर पढ़ना है तो अपने दोनों उंगलियों को टच नहीं करते पेपर में। न्यूज पेपर की बात ऐसे कोहनी से हटाते हैं, कपड़ा इस पे मारते हैं, वो क्या भी आया है उससे मार के ऐसे हटाते हैं, और फिर खोजते कि हाँ सिर्फ चयन बोर्ड का कोई न्यूज है कि नहीं। तो जब चयन बोर्ड का न्यूज खोजते हैं, यह बात की जानकारी जब मुझे हुई तो आज न्यूज छपी थी, पहला मैंने व्हाट्सएप पे न्यूज उनको भेज दिया, तुरंत आज ही न्यूज भेजा डायरेक्ट कि आप खोज क्यों रहे हैं। कोरोना का दौर है, आपको ऐसा लगता है जब 2-2, 3-3 मास्क लगा रहे हैं, तो लीजिए न्यूज़पेपर मैं स्वयं भेज दे रहा हूँ। ये गया, तुरंत खोला, उन्होंने पढ़ लिया, क्योंकि मोबाइल तो उनका है, उसमें कोरोना तो आएगा नहीं, कोरोना पेपर में आता है, लौकी में आएगा, गाजर में आएगा, उसको भी वो कैसे टच करते हैं मुझे नहीं पता। इसीलिए उनका बेचारा एक लौकी, एक करेला, एक गाजर खाना है, उस गाजर को काटने में जो चाकू का इस्तेमाल होना है, अगर साइड से कोरोना टच हुआ
तो गाजर की तो जिंदगी बर्बाद हो, पूरी की पूरी जिंदगी करेले का और लौकी का भी चला जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं अगर उससे थोड़ी सी करीबी अगर बड़ी चेयरमैन साहब की उस गाजर से, तो चेयरमैन साहब का क्या होगा? गाजर तो यही कहेगा ना कि जब मुझे कोरोना हुआ तो तुम मुझे छू रहे हो, तो मैं तुम्हारे बिना अकेले कैसे रह पाऊंगी, तुम्हें भी तो आना होगा मेरे साथ। तो पता चला गाजर भी गया, चेयरमैन साहब भी गए। और हम बिल्कुल नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आप देखिए अच्छे आदमी है, शरीफ भले हैं, पढ़े लिखे भी हैं। अरे आपने BA किया होगा तभी तो IAS बने होंगे, है ना। कंपटीशन निकाला होगा आपने, प्री निकाला होगा, मेंस निकाला होगा, इंटरव्यू निकाला होगा। पता नहीं उनके दौर में प्री होता था कि नहीं, हमें पता भी नहीं है, 82 वाले हैं वो, डायरेक्ट मेंस ही होता था। कर वर के निकाल के IAS आप बन गए। तो अब कम से कम आपको सोचना चाहिए कि छोटी छोटी बातें हैं, बच्चों की बातें, इसमें दिल पे लेने की क्या जरूरत है, बताइए आप लोग को। चेयरमैन साहब दिल पे ले रहे हैं, है कोई मतलब इसका? अरे हम पोर्टल अगर आप खोल देंगे 4000 का 14000 हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है? 14000 लोगों को नौकरी मिल जाएगी, कोई ऐतराज है क्या? लेकिन चेयरमैन साहब यह बात नहीं समझ रहे। तो इसी समझाने के लिए 6वां दिन आज हम लोग बैठे हैं, कल भी बैठेंगे, कल भी बैठेंगे। हम आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेंगे, 3 घंटा दीजिए, सिर्फ 3 घंटा दीजिए। और मैं यकीन दिलाता हूं, और नहीं तो दूर का नजारा कहिए तो मैं अभी दिखा दूं, दिखाऊं? देखना है दूर वाला नजारा, करीब वाला तो आप लोग दिखा रहा हूं मैं 6वां दिन। दूर वाला नजारा देखिए। अगर हम लोग अपनी लड़ाई को अच्छे तरीके से नहीं लड़े, उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों का साथ नहीं मिला, हम मौजूद नहीं रहे, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठ नहीं रहे, ईमानदार नहीं रहे, 4163 जो है मात्र सीट है, उसमें भी परीक्षा होने की लगभग बिल्कुल कम संभावना बन रही है, क्योंकि बार बार ये दुहाई दे रहे हैं चयन बोर्ड के गठन का। लेकिन जो दूसरा सवाल मेरा है कि सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल खोला जाए, वह 100% 1001% सही हो सकता है। थोड़ी सी अगर ये मेहनत कर दें, सीटें 4 से 24,000 हो सकती हैं। और अगर जो है यह चीज में हम सफल नहीं करा पाए, क्योंकि अगर हम लोग दूर रहे, पीछे रहे, कदम से कदम मिलाकर अगर नहीं चल पाए, नहीं आए, चयन बोर्ड पर दबाव नहीं बना पाए, तो 4163 का एग्जाम कब होगा? लगभग 8 से 9 महीना या 1 साल भी हो सकता है। 1 साल के बाद परीक्षा होगी, 1.5 से 2 साल के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। पता ये चलेगा कि दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। 4163 में किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। सबको लगेगा कि हम भी बेरोजगार, तुम भी बेरोजगार। पता चला कि 1.5 साल बाद हमको पता चला कि हम बेरोजगार हैं। तो अगर हम सीटों में वृद्धि करा लें, फिर 1.5 साल के बाद अगला विज्ञापन आए, उसको फाइनल कराने में 1.5 से 2 साल लगे, तो हमको जाके 3 से 4 साल बाद कहीं नौकरी मिल पाएगी। तो ये ऐसा हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। 4163 सीट को 24,163 करिए, एक साथ खूब आराम से पोर्टल खेलिए। आप भी खेलिए, हम भी खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 महीने के लिए खोलिए, उसमें पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है मंगाइए। गृह विज्ञान मंगाइए, सामाजिक विज्ञान मंगाइए, विज्ञान मंगाइए, गणित मंगाइए, अंग्रेजी मंगाइए, संस्कृत मंगाइए, मन हो तो पाली मंगाइए, मागधी मंगाइए, और ऐसी भाषाओं को मंगा दीजिए जो हिंदुस्तान में न पढ़ाई जाती हो, उसको भी मंगा लीजिए, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन पोर्टल खोलिए, अधिक से अधिक सीटें आए, ताकि अगर 1 साल के बाद हमको नौकरी मिले तो हमें इस बात का मुकम्मल यकीन रहे कि हाँ, अब अगर मेहनत कर रहे हैं तो नौकरी मिल जाए। सही बोल रहा हूं ना? अगर किसी को ऐतराज है कि मैं सही नहीं बोल रहा हूं, तो उसको छोड़ के सब लोग ताली बजा दीजिए एक बार। तो
तो हम लोग आज 6वें दिन क्रमिक अनशन कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप जितने मेरे प्रतियोगी छात्र भाई और बहन सब लोग आए हैं, आप लोगों का तहे दिल से मैं विक्की खान शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों ने इस क्रमिक अनशन को जो मजबूती दी है, जो प्यार दिया है और जिस एहसास में सराबोर कर दिया हमको, मुझे पहली बार इस बात का मुकम्मल यकीन हो गया है कि नहीं, अब इस जंग को मैं जीत जाऊंगा। जीतने का माता भी रखता हूँ, हौसला भी रखता हूँ। आप लोगों की मौजूदगी से हम जंग को जीतने के बिल्कुल करीब जा रहे हैं। सोच कर देखिए, समझ कर देखिए, पूरे वजूद से सोचिए, पूरे बदन से सोचिए, पूरे ख्वाहिशात से सोचिए कि आपके रहने से, आपकी मौजूदगी से इस गेट पर आपके अध्यक्ष महोदय चयन बोर्ड इस गेट पर आ नहीं पा रहे हैं, आने में डर लग रहा है। तो आप सोचिए कि अगर दिन का हाल ऐसा है तो रातें उनकी कैसे कटती होंगी। सोच कर देखिए, सोच कर देखिए। वो वक्त आएगा जब रात के अंधेरों में सपना देखेंगे, अचानक सा हड़बड़ा के उठेंगे, 5 बजे ही आकर जो है चैन बोर्ड का गेट खुलवाएंगे। आए गार्ड, कहाँ हो, कहाँ हो? अरे यार मुझे सपना आया है, जल्दी गेट खोलो, जल्दी गेट खोलो, क्योंकि अब मैं लेट नहीं कर सकता। कहाँ कंप्यूटर है, कहाँ कंप्यूटर है जिस पर पोर्टल खोलना है? तुरंत पोर्टल को जो है वाले कमरे में पहुंचाओ मुझे, और मैं तुरंत बटन दबाऊंगा। नहीं तो मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, न मुझे दिन को सुकून है साकिर, न रात को चैन है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुरंत जो है कंप्यूटर को निकालेंगे और पोर्टल वाला बटन दबाएंगे, पता चलेगा कि 4 बजे सुबह ही आपका पोर्टल खुल गया। ये कैसे संभव होगा? ये आप लोगों की मौजूदगी, आप लोग रहेंगे, यहाँ पर आएंगे, हम अपने अनशन को सफल बनाएंगे। इसलिए कि हमको सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल खुलवाना है। सोचिए आप एक बार, आखिरी टाइम कितना हुआ है? 5 मिनट और बस। आप सिर्फ इतना सोचिएगा मेरे भाई, थोड़ा सा मैं ले जा रहा हूं बैक में, बेटा बीएड मत करना। बिल्कुल हाँ, मैं याद रखना, तुम छोटे हो, तुम छोटे हो, मैं तुम्हारे कान में बोल दे रहा हूँ, बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन मत करना कभी भी। बहुत डिस्टर्ब होता है इससे आदमी का जीवन। ठीक है, दूसरी कुछ भी कर लेना है ना, लेकिन यकीन जानिए, हम लोग जो तैयारी किए हुए हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, सीटों में वृद्धि हमारे लिए क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि अगर यह सीट नहीं बढ़ेगी, जो परीक्षाएं होनी है 4163 पे, वह भी जो हालात दिख रहे हैं वर्तमान में, ऐसा लगता है कि अगर यह साल 1.5 साल अगर खिसका तो हमारी जिंदगी भी 3 से 4 साल खिसकेगी पीछे, तय है ये। तो हमको ऐसा होने देना है क्या? नहीं होने देना है ना। तो थोड़ा सा तालियों की गड़गड़ाहट से बताइए। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्की भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम लोगों को समझना है। आखिर में फिर मैं वही कह रहा हूं कि मैं जो ये मुहिम शुरू किया हूं, आपको सिर्फ 2 कदम आने हैं। आप 2 कदम आएंगे, यकीन जानिए चेयरमैन साहब 4 कदम पीछे भागेंगे, इतना डर रहे हैं आप लोगों से। आपके 2 कदम की ताकत यह है कि चेयरमैन साहब को 4 कदम पीछे हटने पे मजबूर कर देगी। तो आप पहचानिए अपनी ताकत को, सोचिए आप अपने अधिकारों की रक्षा के लिए क्यों नहीं निकलते अपने अपने घरों से। अरे उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों, कहाँ रुके हो, कहाँ टिके हो, कहाँ अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हो? निकलो, आओ यार, आओ मेरे भाई, आओ मेरी बहनें, आ जाओ। काफिला चल पड़ा है,
हम लोग भी मैदान जंग में हैं, तुम भी आओ। बाद में अफसोस मत करना कि पोर्टल खुलवाने को लेकर, सीटों में वृद्धि को लेकर, अध्याचन का पोर्टल खुलवाने में जो यज्ञ की आहुति की जरूरत थी, जिसमें सफलता मिल गई, कामयाबी मिल गई, उसमें हम मौजूद नहीं थे। इस बात का मलाल जीवन भर रहेगा। मलाल तब ज्यादा रहेगा जब उसी विज्ञापन में तुम्हें नौकरी मिलेगी और तुम्हें इस बात का अफसोस होगा कि ये नौकरी हमारी बदौलत बिल्कुल नहीं मिली है। ये नौकरी हमें उनकी बदौलत मिली है जो क्रमिक अनशन पर आया जाया करते थे, जिनकी वजह से यह सीटें 4,000 से 24,000 हुई है। या उनकी बदौलत नौकरी मिली है, हमारी पढ़ाई की बदौलत नहीं मिली है। तो यकीन जानिए आना होगा। आइए, इस यज्ञ की आहुति में आपको शिरकत करना पड़ेगा, आपको अपनी मौजूदगी दर्ज करानी पड़ेगी। आप आएंगे तो चेयरमैन साहब को अच्छे अंदाज में बताया जाएगा। अंदाज बहुत सारे हमारे पास है, निराले भी हैं, खूबसूरत भी हैं। एहसास मोहब्बत में सराबोर कर देंगे चेयरमैन साहब को। जरूरत पड़ेगी तो ताकत का भी इस्तेमाल करेंगे। वो वक्त बताएगा, वो दौर बताएगा। आज जो है मौका भी है, दस्तूर भी है चेयरमैन साहब को समझाने का और खुद को समझने का। तो आए मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवान, बेरोजगारों, भाइयों, बहनों, आ जाओ। कल रहेगा 7वां दिन क्रमिक अनशन का 7वां दिन। आपकी मौजूदगी विक्की खान के बाजुओं को ताकत देगी। एक आएगा, दो बाजू बढ़ेंगे। एक आएगा, दो बाजू बढ़ेंगे। दो आएगा, 4 होंगे। 3 आएगा, 6 होंगे। मैं महसूस करना चाहता हूँ कि मुझे हजारों बाजुओं की ताकत की जरूरत है, ताकि यह राक्षस रूपी व्यक्ति जो हमारे जज्बातों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हमें उनको भी समझाना है। तो आपको आना पड़ेगा। क्रमिक अनशन पे लगातार आइए। और जो मेरे भाई यहाँ आए हैं, जो यहाँ मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, जो मेरी बहनें हैं, झांसी की रानियां, आप लोगों की बदौलत हिंदुस्तान से फिरंगियों को उठाकर फेंक दिया गया था। यकीन जानिए आप लोगों की बदौलत ये छोटा मोटा फिरंगी जो है, इनको भी उठाकर फेंक दिया जाएगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। नहीं तो हटसन वाला काम मत करिए, नील वाला काम मत करिए। नहीं तो वहाँ फेंकेंगे जहाँ से आपकी आखिरी कब्र का भी एहसास नहीं आप कर पाएंगे। तो चेयरमैन साहब, आपको समझने की जरूरत है। हमारी बातों को सुन लीजिए, मान लीजिए, अध्याचन का पोर्टल खोल दीजिए। आग्रह है आपसे, प्यार से कह रहा हूँ, हमारी मोहब्बत की भाषा को समझिए। नौजवान बेरोजगारों का दर्द है, उनके दर्द की तकलीफ को समझिए, उसको महसूस करिए। कुछ नहीं बचा है आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में बहुत कुछ बचा है। एक छोटा सा फैसला, खूबसूरत सा फैसला अगर आप कर देंगे। अभी भी आप 88 दिन के लिए चेयरमैन हैं, आपको सोचना चाहिए। आपने बहुत कुछ हासिल किया है, हम लोगों से बहुत कुछ हासिल किया है। बतौर अध्यक्ष चयन बोर्ड आपने यहाँ से 1,14,00,000 वेतन हासिल किया है। इतनी कमाई के बाद 3 महीना आप रहना भी चाहते हैं, एक छोटी सी ख्वाहिश हमारी पूरी नहीं करना चाहते, जो आप कर सकते हैं। आप अध्याचन का पोर्टल खोल सकते हैं, खोल देंगे तो यकीन जानिए 4,163 सीट 24,163 हो जाएगी। उत्तर प्रदेश का वो पूरा बेरोजगार, चाहे वो भाई हो चाहे वो बहन हो, आपको इतनी दुआएं देगा। यकीन जानिए चेयरमैन साहब, अगर आपने अध्याचन का पोर्टल खोला तो यकीन जानिए हम बात करेंगे यमराज जी से, हम बात करेंगे। 67 की उम्र को 97 कराएंगे। यकीन जानिए अगर आपने पोर्टल खोल दिया, हम बहनों से कहेंगे कि ऐ मेरी बहन प्रार्थना करना। हमारे चेयरमैन साहब ने जाते जाते बहुत कुछ कर दिया है, एक ऐसी उम्मीद दे दी है, एक ऐसा सपना दे दिया है कि अब हमें लगता है कि हम पढ़ाई कर लेंगे, किताबों को अगर जो है पन्ने पलट लेंगे, ठीक ठाक पलट लेंगे तो हमें नौकरी हासिल हो जाएगी। सारी बहनें आपके लिए प्रार्थना करेंगी।
का पूरा उत्तर प्रदेश आपके लिए प्रार्थना करेगा कि आपकी उम्र 97, 98 और 99 तक चला जाए, 100 नहीं जाने देंगे। प्लीज समझने की जरूरत है। तो आप चेयरमैन साहब, आपको एक संदेश उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों की तरफ से और मैं तमाम नौजवान बेरोजगारों को पिक्की खान का एक अपील है, आइए, जल्द आइए, मैं खड़ा हूँ, मैं चयन बोर्ड के गेट पर खड़ा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ हो मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, कहाँ हो? अकेला हो गया हूँ मेरे भाई, बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पर अकेले रहूंगा, बहुत तकलीफ हो रही है। नौकरी मुझे भी पानी है, नौकरी तुम्हें भी पानी है। दर्द बढ़ता जा रहा है, तुम्हें आना होगा। मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं अकेला रह जाऊंगा। तुम कैसे रह पाओगे? तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे बिना कितना अधूरा हूँ। आ जाओ, मैं तुमसे आग्रह कर रहा हूँ, मैं तुमसे अपील कर रहा हूँ। मुझे नौकरी चाहिए, तुम्हें चाहिए, रास्ता भी एक है, मंजिल भी एक है। तो आ क्यों नहीं रहे हो? कहाँ छुपे हो? क्यों दूर हो मुझसे? ऐसा कौन सा गुनाह मैंने कर दिया? मैंने कौन सी खता कर दी है? मैं कौन सा ऐसा चीज मांग रहा हूं जो तुम्हें पसंद नहीं है? सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल खोले जाने की मांग कर रहा हूं, परीक्षा तिथि की घोषणा की मांग कर रहा हूं। क्या तुम्हें पसंद नहीं है? उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों, क्या तुम्हें पसंद नहीं है? तो पसंद है तो मुझे अकेला क्यों छोड़े हो? मैं अकेला रहूं, इस जंग को अकेला लड़ूं, मैं अकेला लड़ूं। तुम नहीं आओगे, बहुत तकलीफ है मुझे। जहाँ भी हो, अगर मेरी पुकार सुन रहे हो, मेरे दर्द को महसूस कर रहे हो, तो आ जाओ, क्रमिक अनशन पे आओ। नहीं तो बेसाख्ता दिल टूट जाएगा, मेरा दिल टूटेगा तो चकनाचूर हो जाएगा। इसी क्रमिक अनशन स्थल पर सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल खोले जाने को लेकर एवं परीक्षा तिथि को लेकर मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं चला जाऊंगा, तुमको पूरी जिंदगी तुम एहसास करोगे। तुम जो है अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे तो मत करो, मुझे जाने मत दो इस दुनिया से, क्योंकि मैं बेरोजगार, तुम बेरोजगार, हम दोनों बेरोजगार हैं। तो मैं क्यों मरूं? हम लोग क्यों मरें? हम ऐसी कोशिश करें कि हमारी जिंदगी बढ़े, हम सीटों में वृद्धि करा ले जाएं, सीटों को 24,000 करा ले जाएं। तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, हमें नौकरी मिल जाएगी, हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। बहुत सारी ख्वाहिशें रुकी हुई हैं, बहुत सारे सवाल जो है निपटाने हैं। तो आओ मेरे भाई, कल रहेगा 7वां दिन, मैं आऊंगा, मैं ठीक 11 बजे आ जाऊंगा। तुम्हें भी आना होगा, मैं गेट पर इंतजार करूंगा कि कहाँ हो मेरे भाई। मैं गेट पर इंतजार करूंगा कि मेरी बहन कहाँ है। मुझे यकीन है कि उसके कदम निकल चुके होंगे, अपने अपने कमरों से निकल चुके होंगे, अपने अपने घरों से निकल चुके होंगे, बिक्की खान की आवाज बनकर। बिक्की खान को तुम्हें संभालना है। मैं तो अकेला चल दिया था सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए। जंग जीतने का उम्मीद है, भरोसा तुम पे किया था मैंने कि तुम रहोगे, तो हम और तुम मिलकर इस जंग को जीत लेंगे। तो मुझे अकेला मत छोड़ना, आना पड़ेगा। आ जाओ मेरे भाई, मैं कल इंतजार करूंगा, कल 11 बजे मैं इंतजार करूंगा, 3 बजे तक रहूंगा। अगर नहीं आओगे तो दिल टूटेगा, जिम्मेदार तुम होगे। फिर मुझसे न कहना कि अम्मा यार जो है मुझसे गलती हो गई, क्योंकि अगर मैं चला गया इस दुनिया से तो तुम अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। सीटों में वृद्धि करानी है। अध्याचन का पोर्टल खुलवाना है, परीक्षा करानी है। तो आओ, जल्दी आओ, कल 11 बजे आना। 3 बजे तक रहेंगे, यहीं बैठेंगे, इसी दरी पर बैठेंगे। कल उम्मीद है मेरे भाई, काम की बात बता रहा हूँ, हो सकता है चेयरमैन साहब कल आ जाएं, क्योंकि वो भी दहशत में है। तुम्हारे कदम निकलेंगे, अगर अपने घरों से आ जाओगे, हमारी बाजुओं को ताकत मिल जाएगी, तो हम चेयरमैन साहब से निगाहों में निगाहें मिलाकर बात कर सकेंगे, अच्छे से बात कर सकेंगे और उनसे कहेंगे कि अब वक्त आ गया है कि सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल खोल दीजिए या परीक्षा तिथि की घोषणा कर दीजिए। दोनों कर दीजिए या एक कर दीजिए, और नहीं कर सकते तो आप वापस जाइए। इसलिए इस मैदान जंग में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए आप सभी को कल 11 बजे बिक्की खान का साथ देने के लिए यहाँ आना होगा। कल 7वां दिन रहेगा। हम मिलकर इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे, कदम से कदम मिलाकर अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रदेश अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र मोर्चा बिक्की खान।
प्रतियोगी छात्र मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रतियोगी छात्र मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रतियोगी छात्र मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। विक्की तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्की तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। कैमरामैन जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रतियोगी छात्र मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रतियोगी छात्र मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। विक्की भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्की भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्की भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रतियोगी छात्र मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 विक्की भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 विक्की भैया संघर्ष